हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि आज से हम लोग डीएलएड के जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो सीडीपी की बुक्स चलती हैं आपकी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, चारों सेमेस्टर में जो आपकी सीडीपी मतलब बाल विकास की जो बुक्स चलती हैं उनको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो है हम लोग पहले सेमेस्टर से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, पहले सेमेस्टर की पहली बुक है। पहले सेमेस्टर में दो बुक चलती हैं, एक तो आपकी चलती है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, और दूसरी जो बुक है उसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो ये जो बुक है, ये जो पहला चैप्टर है ये पहली बुक से है, जो कि है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये पहली बुक का नाम है और पहले चैप्टर का नाम है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। ठीक है, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं और डीएलएड के पहले फर्स्ट सेमेस्टर की दोनों बुक कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब देखिए, ये देखिए, जो लोग डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं उनके लिए तो ये है ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो लोग सुपर टेट की तैयारी सोच रहे हैं आगे, क्योंकि देखिए सीडीपी का पोर्शन ये मान के चलिए आपका, उसमें 3 चीज़ें पूछी जाती है, शिक्षण अधिगम, बाल विकास और जीवन कौशल। ठीक है, तो 30 नंबर का आता है सबसे ज़्यादा। अगर वेटेज देखा जाए तो 30 नंबर में यही आता है। ठीक है, और जो भी चारों सेमेस्टर की सीडीपी की बुक अच्छे से तैयार कर लेगा, मैं गारंटी लेता हूँ उसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 25 प्लस तो आ ही जाएंगे 100%, और हो सकता है कि 30 में 30 भी आ जाए, लेकिन 25 प्लस मानते हैं, क्योंकि पूरे तो किसी के नहीं, लेकिन चारों बुक्स अच्छे से तैयार होनी चाहिए, ये एक शर्त होती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास समय है, क्योंकि देखिए अभी समय कब गुजर जाएगा हम लोगों को पता नहीं चलेगा। इससे अच्छा है कि इस तरीके से गुजरे कि हम लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके, क्योंकि 4-5 महीने बाद उम्मीद ये है कि नई गवर्नमेंट बनेगी, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये आए या फिर अगली कोई नई गवर्नमेंट बने। ठीक है, तो कुछ नहीं तो मई के आसपास एक उम्मीद है कि हो सकता है वैकेंसी आ जाए। ठीक है, तो अभी से अगर हम लोग इन चीज़ों को करेंगे तो हो सकता है कि 2 महीने के अंदर ये सब चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लें। ये डीएलएड की जितनी भी चले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो कंपटीशन लेवल की बुक्स चलती हैं उनको स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि सुपर टेट की अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, तो आज हमारा ये देखिए पहला चैप्टर है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। ठीक है, वीडियो पूरी आप लोग देखिएगा, उसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ डाउट है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, और आज ये पहली वीडियो है, तो जैसा भी आपको लोगों को लगे आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसी रही आज की वीडियो। ठीक है, तो जो भी इसमें हो सकता था, देखिए मैंने डीएलएड को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बनाया है कि प्रथम सेमेस्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट, ये अगर आप लोग चारों सेमेस्टर की किताबें ढंग से पढ़ लें तो 100% ये है कि सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट में आपको कभी भी कोई दिक्कत सीडीपी में नहीं होगी। 100% ये बात है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले चैप्टर का नाम है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। ठीक, तो सबसे पहले देखिए बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल विकास क्या होता है, जैसे आप लोग यहाँ पर जो नाम है जैसे लिखा है बाल विकास, ठीक है, इसी से आप लोग अंदाजा एक लगा सकते हैं कि बाल विकास क्या होता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, क्या, एक तो बाल या मतलब बालक, और दूसरा है विकास। बालक क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है और थोड़ा सा बस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे बाल है, ठीक है, तो बाल को क्या हम लोग चाइल्ड एक अंदाजा लगाते हैं, लगभग 12 साल के बच्चे को हम लोग बालक में रखते हैं। ठीक है, बाल। और विकास का मतलब होता है कि विकास क्या है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जो है वो गर्भावस्था से ही हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है विकास कब से स्टार्ट होता है, तो इसमें ऑप्शंस यूपी टेट, सी टेट, इन सब में पूछा जाता है कि विकास कब से स्टार्ट होता है एक बच्चे का या एक मानव का। ठीक है, तो ये गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, ये नहीं है, कुछ लोग गलत कर देते हैं, लिख देते हैं जन्म से पहले ही उसका विकास शुरू हो जाता है, और यह जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप से चलता भी रहता है। ठीक है, जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही इसका विकास विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और प्राणी के जीवन में विकास में क्या क्या चीजें होती है, शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमागत परिवर्तन होते हैं उसी को विकास कहते हैं इसमें। ठीक, और जो विकास होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। एक तो होता है ओरिजिन, मतलब जो उत्पत्ति होती है, सबसे पहले उत्पत्ति होती है विकास की। ठीक है, फिर ग्रोथ होती है धीमे धीमे। ठीक है, विकास जैसे है, पहले उत्पत्ति हुई, फिर थोड़ा सा ग्रोथ होता है। ठीक है, और फिर गिरने लगता है, मतलब अपकर्ष। ठीक है, विकास कैसा होता है, एकदम से पहले उत्पत्ति होती है, फिर उसका ग्रोथ होती है, फिर वो गिरने लगता है। तो 3 भागों में विकास होता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि शाब्दिक अर्थ इसका क्या है। फिर होता है वास्तविक अर्थ इसका क्या है, बाल विकास का। यहाँ पर मनोविज्ञान में क्या रखा गया है इन किताबों में, बाल विकास के अंतर्गत बालक का तात्पर्य गर्भावस्था से लेकर युवावस्था या परिपक्वावस्था मतलब मैच्योरिटी तक के व्यक्ति से है, जिसमें विकास के साथ साथ रचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं।
ठीक है। तो वास्तविक अर्थ ये हो गया। ये आपका डीएलएड में भी मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, और इनमें यूपीटेट सीटेट में इस तरीके से पूछा जाता है कि विकास कब से स्टार्ट होता है। ठीक है, मानव का विकास गर्भावस्था से स्टार्ट होता है। ठीक, बाल विकास के अर्थ का विश्लेषण। अब इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। बाल विकास एक सकारात्मक विज्ञान है। ठीक है, बाल विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक का अध्ययन है, वही चीजें यहाँ पे दे दी गई हैं। बाल विकास मानव बालक के मानसिक तथा शारीरिक विकास का अध्ययन करता है। तो बाल विकास में सिर्फ शारीरिक का अध्ययन नहीं किया जाता, ना ही सिर्फ मानसिक का, मतलब जो होल पूरा बॉडी का होता है, मानसिक और आपका मेंटल हेल्थ और ये शारीरिक जो विकास होता है, ये दोनों ग्रोथ होती है, इनको देखा जाता है, इसमें अध्ययन इसका किया जाता है। इस प्रकार जो है बाल विकास को बाल मनोविज्ञान की संज्ञा भी दी गई है। अब यहाँ पे देखिए हरलॉक ने क्या कहा है। हरलॉक ने इस संबंध में लिखा है कि विकास के कुछ पहलुओं के बजाय बाल विकास के संपूर्ण प्रतिमान व समस्त प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देने के साथ अब बाल मनोविज्ञान का नाम बदल के क्या कर दिया गया, बाल विकास में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो जो बाल मनोविज्ञान है उसी का जो नाम है उसको बदल कर क्या कर दिया गया, बाल विकास कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए बाल विकास की परिभाषाएं। देखिए अब कुछ लोग कहेंगे कि परिभाषा कहाँ है, परिभाषा सेमेस्टर में भी पूछी जाती है और यूपी टेट में भी पूछ दी जाती है। ठीक है, एक परिभाषा कम से कम पूछ दी जाती है कहीं ना कहीं से, तो जो इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे मैंने रख दिया है। जैसे कोई पूछे, नॉर्मली भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि बाल विकास की परिभाषा लिखिए, अगर क्रो एवं क्रो के अनुसार पूछी गई तब तो ये लिखेंगे, और अगर नहीं भी पूछी गई, सिर्फ ये पूछा गया बाल विकास क्या है, तो यही परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल विकास क्या है, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। ठीक, बहुत सरल है, छोटी है, आराम से इसको आप लोग याद कर सकते हैं, और क्रो एवं क्रो की इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को यहाँ पे रखा गया। जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या होता है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है। ये जेम्स ड्रेवर हो गए, एक और होगी, एक नहीं दो और है। गैरिसन के अनुसार है बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। गैरिसन की तो बहुत छोटी है, आसानी से आप लोग तैयार कर सकते हैं। फिर है स्किनर के अनुसार बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। बात एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से बस बोल दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इनको आप लोग याद कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और ये पूछी भी जाती है अक्सर। ठीक है, अब देखिए अगला जो हेडिंग है वो है बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अर्थ। ठीक, तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब इसको हम लोग देख लेते हैं, बाल विकास। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए जो बाल विकास है इसमें क्या है, बाल विकास बाल मनोविज्ञान का विकसित स्वरूप है। ठीक है, तो जो बाल विकास है ये क्या है, अभी हम लोग हरलॉक के अनुसार भी यही कहा गया था कि जो बाल विकास है वो बाल मनोविज्ञान का ही विकसित स्वरूप है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के अंदर बालक के मानसिक एवं शारीरिक विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये भी पहले ही हम लोग ऊपर देख चुके हैं। जहां बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था तक के व्यवहार का अध्ययन करता था, वहीं बाल विकास इन अवस्थाओं के साथ साथ, ठीक है, बल विकास नहीं, यहाँ पे बाल विकास होना चाहिए। ठीक है, बाल विकास इन अवस्थाओं के साथ साथ युवावस्था एवं परिपक्व अवस्था का भी अध्ययन करने लगा। मतलब जो बाल मनोविज्ञान था उसमें किशोरावस्था तक का ही करते थे, तो इसमें बढ़ा के युवावस्था और परिपक्वावस्था भी यहाँ पे जोड़ दी गई। मैच्योरिटी जब तक आ जाती है वहाँ तक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका अर्थ। आप देखिए बाल विकास का विषय क्षेत्र, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन इसमें हम लोग करेंगे। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें थोड़ा सा ही हम लोग पढ़ेंगे, फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके बारे में, जो विषय क्षेत्र है इसके बारे में पूरा एक चैप्टर ही अगले में है। ठीक है, उसको हम लोग फिर देखेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है बाल विकास की अवस्थाएं, उसमें ढंग से इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। देखिए सबसे पहले कौन सा होता है, गर्भावस्था। गर्भावस्था जो है वो देखिए क्या होता है, इसमें मेन चीज़ें हैं, सिर्फ उन्हीं को लिखा है। ठीक, गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था। ठीक, तो गर्भधान जब से होता है तब से जब तक जन्म हो जाता है तब तक की अवस्था को क्या कहते हैं, गर्भावस्था। और गर्भावस्था में ही विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गर्भावस्था में शिशु का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसमें बच्चे के विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन आता है। ठीक है, तो ये हो गया गर्भावस्था। पहली अवस्था क्या हो गई, गर्भावस्था। फिर आती है शैशवावस्था। ये अवस्था के बारे में अभी मैं एक बात मैं आप लोग पहले आप लोग देख लीजिए। जन्म से 2 वर्ष तक के शिशु को क्या कहते हैं,
यहाँ पर इस अवस्था में विकासात्मक मनोविज्ञान के आधार पर गत्यात्मक शारीरिक संवेगात्मक क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है और यह है उत्तर शैशवावस्था। ठीक है, यहाँ पर पूर्व शैशवावस्था, यहाँ पे शैशवावस्था जो स्टार्टिंग है, ठीक है, जीरो से मतलब पैदा हो जन्म से लेकर और 2 वर्ष तक की जो अवस्था है वो शैशवावस्था होती है। और उत्तर शैशवावस्था मतलब शैशवावस्था टोटल जो है वो लगभग 5 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, इस बार शायद यूपी टेट में क्वेश्चन आया भी था कि शैशवावस्था की जो आयु है वो कितनी होती है, तो कुछ लोगों ने जन्म से 2 वर्ष लगाया है, कुछ लोगों ने लगभग 6 वर्ष तक लगाया है। ठीक है, नहीं सॉरी, बाल्यावस्था शायद पूछा गया, 6 से 12 या फिर 2 से 12 ऐसा कुछ था। ठीक है, उसमें गड़बड़ कर रहे थे लोग। लेकिन देखिए यहाँ पर ये मान के चलिए जो शैशवावस्था है इसके बारे में फ्रायड ने कहा था कि जो बालक होता है उसको जो कुछ बनना होता है वो शुरुआत के 4-5 वर्ष में ही बन जाता है। ये शैशवावस्था में उन्होंने ये कहा था, तो एक उम्मीद उसी हिसाब से लगाई जा सकती है कि जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से लेकर लगभग 5 या 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो शैशवावस्था जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से 2 वर्ष तक की होती है और जो उत्तर शैशवावस्था है वो 2 वर्ष से लेकर 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, गत्यात्मक एवं भाषा विकास होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए शैशवावस्था की जो आयु होती है वो कितनी होती है, जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक। ठीक है, ये मान के पूरी आप लोग चलिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। अब ये क्या होती है, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था। इस बार बाल्यावस्था ही यूपी टेट में पूछा गया था। कुछ लोग 2 वर्ष से लगा के आए, कुछ लोग 6 वर्ष से, लेकिन 6 वर्ष ही सही माना जाएगा। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था होती है। इसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक विकास के साथ साथ कल्पना, चिंतन, स्मरण, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, भाषा, खेल, व्यक्तित्व आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इनसे संबंधित बहुत सी अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो अगला चैप्टर है वही पूरा है बाल विकास की अवस्थाओं पर। उसमें इन सारी अवस्थाओं के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे। ठीक, फिर देखते हैं वयसंधि क्या होता है। वयसंधि जो होती है वो बाल्यावस्था व किशोरावस्था के बीच की जो कड़ी होती है, ठीक है, जो जोड़ती है दोनों को, उसके बीच की अवस्था होती है। इसमें शारीरिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास की दृष्टि से यह अवस्था महत्वपूर्ण होती है। यौन भिन्नता इस अवस्था को प्रभावित करती है। वयसंधि क्या होता है, किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच की अवस्था। ठीक, फिर आती है किशोरावस्था, सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है। 12 से लेकर 21 यहाँ पे लिखा है, लेकिन इंग्लिश में इसको टीन एज जब तक चलती है 18-19 वर्ष तक, 12 से 18 मानी जाती है, लेकिन कहीं कहीं पे 21 वर्ष लिखी है। ठीक है, मैं जो चीज़ यहाँ पर बताने वाली है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कहीं कहीं 12 वर्ष से 21 वर्ष है और कहीं कहीं 18 या 19 वर्ष तक कही गई, क्योंकि टीन एज इंग्लिश में टीन एज जहाँ तक होती है, ठीक है, वहाँ तक मानी जाती है। तो 12 से 21 समझ के रखें, अगर 12 से 18 हो तो भी सही होगा। ठीक, क्योंकि कई किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा है। अब देखिए स्टैनले हॉल, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, शायद पिछली बार जो यूपी टेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया भी था। स्टैनले हॉल ने ये पूरा ये लिख के दे दिया जाएगा कि किशोरावस्था बड़े बल एवं तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, या फिर लिख सकते हैं किशोरावस्था है जो बड़े दबाव, तूफान तथा दबाव की जो अवस्था, तनाव, दबाव एवं तूफान की अवस्था है। ये किसने कहा, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता, तो ये कहा था मनोवैज्ञानिक है स्टैनली हॉल। इन्होंने कहा था कि किशोरावस्था जो है वो बहुत ही तनाव, दबाव एवं बल की जो अवस्था है या फिर विरोध की अवस्था है। और ऐसी उम्र में जो बच्चे होते हैं वो अक्सर अपने से बड़ों की बातों को थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेते हैं। ये चीज़ आप सब लोग उसी चीज़ से गुजर चुके हैं, जो ये 12 वर्ष के बाद जो स्टार्ट होती है और 16-17 पे ज़्यादा ही हावी होती है मेरे हिसाब से। ठीक है, और उस समय क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो किसी को कुछ नहीं समझता है, वो सिर्फ समझता है कि बस जो हम सोच रहे हैं वही बिल्कुल सही है। घर वालों को अपना दुश्मन समझने लगता है, ये समझ के चलिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें शारीरिक, मानसिक परिवर्तन के कारण संतुलन समस्या या समायोजन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आगे देखते हैं प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था के बाद आती है प्रौढ़ावस्था। ये 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की अवस्था होती है, ये प्रौढ़ावस्था होती है, एडल्टहुड। इस अवस्था में बालक अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझते हुए उनका निर्वाह करने लगता है। ठीक, इसमें ये प्रौढ़ावस्था से ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। अब देखिए बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। ठीक, इसमें क्या है, बाल विकास के सभी महत्वपूर्ण पहलू गर्भावस्था और शैशवावस्था में विकसित नहीं होते हैं। बालक ज्यों-ज्यों किशोरावस्था की ओर बढ़ता है तो उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विकास होने लगता है। ये पक्ष किस प्रकार है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखे, किस प्रकार है देखिए। तो कौन कौन से
जो पहलू हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से? एक तो शारीरिक विकास हो गया, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, मानसिक विकास होता है, भाषा विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है, सौंदर्यात्मक विकास, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है सारे को लिख दिया यहाँ पर। धार्मिक विकास, स्मृति का विकास, प्रतिमा तथा कल्पना का विकास, इसके अलावा चिंतन, तर्क और निर्णय का विकास भी होता है, और इसके अलावा खेल का विकास, व्यक्तित्व का विकास और अवधान तथा रुचि का विकास, ये सारी जो है ये इनके पहलू हैं, ठीक है। बाल विकास के जो विभिन्न पहलू हैं उनमें ये सब चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। इन चीज़ों का विकास होने लगता है जितना मतलब किशोरावस्था की तरफ बढ़ते बढ़ते, ठीक है, इन सारी चीज़ों का विकास होता है। जैसे अगर डीएलएड में कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इसमें से 4, 5, 6 तक लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन ये आपको पता होने चाहिए कम से कम। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, तो देखिए बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक जैसे वंशानुक्रम और पर्यावरण। देखिए जैसे जन्म से ही कुछ होते हैं, वंशानुक्रम होते हैं, माता पिता के जीन से ही वो चीज़ें दिक्कत करती हैं, जैसे कुछ चीज़ कई कारक ऐसे होते हैं जो वंशानुक्रम के कारण मिल जाते हैं। कुछ पर्यावरण जैसे हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट होता है उससे भी हम लोग बहुत ही प्रभावित होते हैं, और तो वहाँ पे बालक का जो विकास है वो प्रभावित होता है। परिपक्वता ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारक है उनमें से एक है। शिक्षण और प्रशिक्षण, ठीक है, किस तरीके से बच्चे को शिक्षण और प्रशिक्षण दिया गया है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है कि किस तरीके से उसको उस समय शिक्षण और प्रशिक्षण दिया गया। वैयक्तिक भिन्नताएं, ठीक है, सामाजिक संगठन, संस्कृति, आर्थिक स्तर, ठीक है, आर्थिक स्तर तो आप समझ ही रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए इस समय जो ईडब्ल्यूएस वाला कोटा जिस तरीके से रखा गया वो इसी के आधार पर रखा गया कि जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे जो भी गरीब हैं, और जैसे कि देखिए एक पैसा वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जैसे अभी आप अपने ऊपर ही रख लीजिए, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लोग कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, कोचिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो ढूंढते हैं कि कहीं से मुझे सही जगह मिल जाए, यूट्यूब पे या कहीं भी फ्री मुझे मिल जाए, अच्छी चीज़ मिल जाए, और ठीक है उतने से ही मैं चला लूँ। और कुछ लोग क्या करते हैं कि कोचिंग जैसे उनके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, तो पता चला वो 10 तरीके की किताबें भी अफोर्ड कर सकते हैं। अगर जैसे अब बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि डीएलएड की 8 किताबें सर मैं नहीं परचेज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप ही पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो अब ये पैसा हो तो क्या है, मंगा ली, ठीक है, 2000 3000 जितने की आ रही हैं बुक अपने मंगा ली, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आर्थिक स्तर भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों की स्थिति बहुत ख़राब होती है, लेकिन अब तैयारी करनी है, ठीक है, और टीचर नहीं उतने अच्छे मिल पा रहे हैं, तो बचपन से लेके ही चीज़ें बढ़ती जाती है। अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी यहाँ पर मैटर करती हैं। आगे है पोषण। देखिए पोषण भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलेगा तो भी मानसिक स्तर आपका कमज़ोर, आपका दिमाग जो है वो सही से काम नहीं करेगा। जब तक आप देखिए आप कभी भी नोटिस करिएगा जब आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ज़्यादा समय दे रहे होंगे और अच्छे से आपका खान पीन ना हो तो आपका मन नहीं लगेगा और आपका कोई भी चीज़ आप अच्छे से नहीं कर सकते। तो पोषण बहुत ज़रूरी है। शुद्ध वायु और प्रकाश, ठीक है, इसीलिए देखिए शुद्ध वायु और प्रकाश ये ज़रूर आपको लेना चाहिए। थोड़ा बहुत खुले में भी निकलना चाहिए। बहुत से लोग हैं धूप में बैठते ही नहीं है। अब लोगों की देखिए घर वाले अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह जल्दी उठने के लिए कहते हैं, तो वो सिर्फ एक आदत डलवाने के लिए नहीं कहते हैं, उसके बहुत से साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं, ठीक है। सुबह उठे कि सुबह का ही प्रकाश धूप लेनी चाहिए सबको। विटामिन डी है जो सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। आपने अभी कोरोना काल में भी सुना होगा कि इम्यूनिटी के लिए विटामिन डी कितनी ज़रूरी है, ठीक है। तो उस समय ये चीज़ें काफ़ी चलने लगी थी कि विटामिन डी और ये सब चीज़ें। तो शुद्ध वायु और प्रकाश भी है। और पारिवारिक वातावरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बाल विकास में। देखिए जैसे अब जिन घरों में कलह होती रहती हो, आपस में लड़ाई होती हो, वहाँ पे बच्चा किस तरीके से अपना विकास होगा, उसका मानसिक विकास कैसा होगा, उसी तरीके से होगा, लड़ाई दंगा और उसी चीज़ों से। और तो इन सब चीज़ों का भी काफ़ी असर होता है। तो ये सारे हो गए जो महत्वपूर्ण कारक थे वो, ठीक है। अब देखिए बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व, लास्ट यही हेडिंग है इस चैप्टर की। तो एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग कर सकेंगे। तो इसमें क्या है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में बाल मनोविज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए जेम्स ड्रेवर ने लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने, मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण कारक है, इसकी सहायता लिए बिना हम शिक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जेम्स ड्रेवर ने जो लिखा है उससे ही पता चलता है उसकी आवश्यकता और महत्व कितना है, ठीक है, कि मतलब मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। इसकी सहायता मतलब इसके बिना जो शिक्षा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान ही नहीं कर सकते, ठीक। तो इन्होंने लगभग सारी चीज़ों के यहाँ पे कवर कर दिया। इस तरीके से जो पहला चैप्टर हमारा था
वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया और हमारा ये चैप्टर का नाम था बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, थोड़ा सा मनोबल मेरा बढ़ेगा। ठीक है, और जो लोग आपके जैसे अगर कोई बीटीसी कर रहा है अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आप लोग अगर चाहें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग करिए, ठीक है, आप लोग अगर चाहें, ठीक, आपका मन हो तो आप लोग उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक, बस, और आपको अगर कोई भी चीज़ कमी लग रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सीधे कह दीजिए सर यहाँ पर आप गड़बड़ है। ठीक, मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है ये मुझे मालूम है, क्योंकि आप लगातार अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका एक लय बनी रहेगी चीज़ों के प्रति। ठीक है, तो ये भी एक उद्देश्य है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।